जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एंथैल्पी चेंज की, कि एंथैल्पी चेंज जो है ये क्या होता है। प्यारे बच्चों, एंथैल्पी चेंज जो है आप इसको कह लें कि एक पॉसिबिलिटी है। इट्स अ सम ऑफ ऑल पॉसिबल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट और एंथैल्पी डोनेटेड बाय एज। ठीक है, तो आपके सामने एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, दैट इज़ हीट कंटेंट। तो हीट कंटेंट का मतलब जो है एंथैल्पी चेंज होगा, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ बेसिकली कि एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट मौजूद है। तो बेटा हीट कंटेंट जो है इसको एंथैल्पी कहते हैं, यानी किसी भी बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल है, कितना उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने अंदर रख सकता है एनर्जी को, दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। ओके, इसको एंथैल्पी कहेंगे। और इसको किसी भी बॉडी के अंदर, पार्टिकल के अंदर जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को एच, कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एवरी सब्सटेंस पोजेसेस अ करेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एंथैल्पी। अब आपको पता है कि अगर आपके पास 1 किलो गंदम होगी, या पेट्रोल लगा लें आप, 1 लीटर पेट्रोल होगा, तो उसके अंदर कितनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, कितना उसके पास पोटेंशियल होगा, कितना उसके पास पॉसिबल पोटेंशियल है, या कोई उसके पास कितनी हीट है, कितनी लाइट है उसके पास जो जल कर बना सकता है। लेकिन वही अगर आपके पास एक ट्रक होगा पूरा पेट्रोल का, तो फिर आप टेक्निकली सोचें कि जो पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इट इज़ समथिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ करेक्टर विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट। ठीक है, ठीक है, द सब्सटेंस पोजेसेस अ करेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, यानी कि ये अमाउंट के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट द टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ नेवर इक्वल टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये भी याद रखिएगा कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास एक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी एंथैल्पी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी रिएक्टेंट्स की, क्योंकि रिएक्शन होने के वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होना शर्त होती है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके पास, मैं सपोज कर रहा हूँ, 100 किलो जूल्स एनर्जी मौजूद है रिएक्टेंट्स में, और आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स में भी हमें उतनी ही एनर्जी 100 किलो जूल्स यील्ड करे वो प्रोडक्ट भी, तो वो नहीं कर सकते। एनर्जी का लॉस होता है जब रिएक्शंस होते हैं, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट कन्वर्ट होकर लॉस में चली जाती है। हैंस ड्यूरिंग आ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। देयर अकर्स अ चेंज इन एंथैल्पी डिनोटेड एज डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी का मतलब है कि जब रिएक्शन हुआ तो आपको जो एंथैल्पी इस वक्त नज़र आ रही है, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ लिखकर, कि अगर ए जो है वो बी में कन्वर्ट हुआ, सॉरी ए और बी का रिएक्शन हुआ और ये कन्वर्ट हुए सी और डी में, तो कोई ना कोई एंथैल्पी चेंज ज़रूर आया होगा। डेल्टा एच इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई एनर्जी में फ़र्क ज़रूर आया होगा, क्योंकि सवाल तो ये है कि वो फ़र्क कितना है। तो वही फ़र्क आप निकाल सकते हैं, और उस निकालने के अमल को डेल्टा एच कहते हैं। जैसे कि ए और बी में कुछ एनर्जी थी और वो ए और बी कन्वर्ट हो गए सी और डी में, लेकिन ए और बी के सी और डी में कन्वर्ट होना कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ रिएक्शन। तो डेफिनेटली जब रिएक्शन हुआ तो ए और बी की जो एनर्जी थी अब सी और डी की शक्ल वो इख्तियार कर गए हैं, लेकिन ए और बी के अंदर अब उतनी एनर्जी नहीं रही, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई है, और वो जो एनर्जी लॉस हुई है वो है डेल्टा एच, और वो आपने निकालनी है। अच्छा, अब आप कहें नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कभी तो ऐसा भी होगा ना कि एनर्जी गेन हुई होगी। तो मैं इस बात पे भी मुत्तफिक हूँ आपकी कि जब ए और बी चेंज हुए सी और डी में, तो हो सकता है कि एनर्जी बाहर ना निकली हो सिस्टम से,
बल्कि सिस्टम के अंदर ही आ गई हो, तो फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो आई है ना, तो वो भी तो फिर एंथैल्पी में चेंज ही है ना, दैट इज ऑल्सो डेल्टा एच। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, एंथैल्पी चेंज इज नेट एनर्जी विच इज ईदर इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या ख्याल है? ये बात होगी फिर फाइनल आग के साथ कि या तो हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, या फिर क्या हो रही है, एवॉल्व, या एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एवॉल्व हो रही है, ये होगी हीट। अच्छा, उसके बाद एंथैल्पी क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी का आप क्या आंसर निकालोगे, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी प्रोडक्ट में जो भी हीट कंटेंट अब मौजूद है उसको आपको माइनस करना है रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से। तो कहा यह जाता है कि जो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट है वो हमेशा लेस होगा रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट का मतलब तो यही है ना कि अभी रिएक्शन हुआ नहीं, एनर्जी फुल है इसके अंदर। जब आपने भागना है तभी आप भागे नहीं हो, तो आपकी एनर्जी बैटरी का आपने यूज़ करना है, तो उसमें हीट कंटेंट अभी एनर्जी कंटेंट फुल है, बैटरी की बैटरी फुल है मोबाइल की। लेकिन जब मोबाइल को आप यूज़ कर लोगे तो वो लेट से प्रोडक्ट बन गई है आफ्टर यूज़, तो उसके अंदर बैटरी भी कम हो जाएगी। तो रिएक्टेंट का कभी भी हीट कंटेंट जो है वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट हमेशा कम होगा। तो ये बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें लोअरिंग ऑफ एंथैल्पी इज ऑलवेज टेक प्लेस विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है, फिर हीट बाहर आती है। क्या ख्याल है, जब रिएक्टेंट्स के अंदर हीट ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स के अंदर हीट कम हो गई है, तो हीट ज़्यादा से कम हुई है तो बाहर ही आई होगी ना, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट का इवॉल्व होना, बाहर आना। लेकिन ये शर्त नहीं है, फिर वही बात कि कभी कभी हो सकता है कि रिएक्टेंट्स में ऑलरेडी, अब आप इसी का उल्ट ले लो, जो प्रोडक्ट है उनको रिएक्टेंट बना दो, जो रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट। अब आप चाहते हो कि यार हमारा जो प्रोडक्ट था पहले, अब वो रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, वो दोबारा वही बन जाए जो कल रिएक्टेंट था, यानी अब प्रोडक्ट वो बन जाए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, हीट को वापस लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। अब आपने इसको हीट किया और ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। आपने रिएक्टेंट को भागने नहीं दिया, दोनों रिएक्टेंट को सिस्टम के अंदर ही रखा। अब देखो, इसको आपने हीट किया, यानी कि इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये एनर्जी निकाल कर ये बनता, इसको एनर्जी दी गई, फिर ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो फिर आप डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं हुआ ना ये वाला, इसको तो हीट आपने खुद दी है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक। इसमें क्या हुआ है, हीट अंदर आई है और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मिली है और वो रिएक्टेंट से क्या हो गया। तो देखें किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, प्रोडक्ट के अंदर अब एनर्जी मौजूद है, ठीक है, कुछ ज़ाया भी हुई होगी, हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी प्रोडक्ट के अंदर भी एनर्जी मौजूद है जो कि ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। ये होगी ना उल्ट बात इस बात की। तो देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जो कि क्या कहलाएंगे, हीट निकालने वाले रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक। एंड देयर आर सर्टेन रिएक्शन जिनमें हीट कंटेंट जो है वो काफ़ी कम है और उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं रिएक्शन होगा। चूने के पहाड़ आज भी थे, कल भी थे, ठीक है। आपको अगर नहीं सर चूने के पहाड़ को सनलाइट मिलती है तो वो टूटते क्यों, सनलाइट भी तो हीट है। तो मैं कहूँगा हाँ, वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं मिलती ना जितनी आग से हम उनको दे देते हैं। पहाड़ को पूरे को जलाओ तो फिर हो सकता है पॉसिबल कि वो सारा पिघल जाए, चेंज हो जाए, वो कैल्शियम ऑक्साइड का पहाड़ बन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड पहाड़ से निकल जाए। और वैसे भी जो चट्टान होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, थोड़ी बहुत तो हीट से भी उसको फ़र्क पड़ रहा होगा ना, ये तो नहीं है। मतलब केमिस्ट्री में हम कहते हैं गुंजाइश होती है हर चीज़ की, जो भी आप सोच रहे हो। सो ये हमारे पास एंथैल्पी डायग्राम अगर हम बनाएं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की ज़्यादा है। अब क्या हुआ है कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किए तो एंथैल्पी क्या हो गई है प्रोडक्ट्स की, तो एंथैल्पी जो है वो नीचे आई है, यानी कि हमारे पास नेगेटिव एंथैल्पी आई है।
नेगेटिव इंथैल्पी का मतलब यही होता है कि एनर्जी बाहर आई है, यानी कि रिएक्टेंट्स ने एनर्जी बाहर निकाली है। अब रिएक्टेंट्स ने एनर्जी बाहर निकाली है तो रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये देख लो लिखा भी हुआ है, ए इज एक्सोथर्मिक। क्या ख्याल है? अगर हमारे पास रिएक्शन हुआ और रिएक्टेंट्स ने एनर्जी गेन की, गेन का मतलब पॉजिटिव होता है, तो ये वो जो मैंने भी बात समझाई है आपको, ये बस ग्राफ की शक्ल से समझा रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल भी करवा दें, तो एग्जांपल भी कर लेते हैं कि हमारे पास अब कंबशन ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन है, ठीक है, और नेगेटिव 393.7 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास एनर्जी। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एग्री। और यहाँ पर देखो एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव, यानी कि इसको इसमें बनने में एनर्जी निकाली नहीं बल्कि एनर्जी दी गई, एग्री। तो पॉजिटिव एंथैल्पी आ गई एंड दैट इज कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये सिर्फ एक साइन ही हमें फ़ौरन बता देगा कि रिएक्शन कैसा है, कौन सा है, क्यों है, इसकी एंथैल्पी क्या है, इसका हीट कंटेंट क्या है। क्या ख्याल है? टॉपिक भी तो आज का यही था ना, क्या था आखिर टॉपिक? एंथैल्पी चेंज। एंड आई होप प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर लेक्चर सुन के आपको लेक्चर समझ में आया है तो नीचे वो क्वेश्चंस आप हल कर सकेंगे। इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से दैट आपकी ख्वाहिश है कि आप मुझसे ये वाला टॉपिक पढ़ें, दैट इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये क्या होती है, तो इसके ऊपर हमने बात की हुई है। तो आप यूट्यूब सर्च बार पे क्या माइक्रोफोन को बताएंगे, गूगल को बताएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और आगे क्या लिखेंगे? स्पेस जीएस एकेडमी, स्पेस डाल के आप जीएस एकेडमी लिखेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो मिल जाए। अगर आपका मूड है कि सर ये टॉपिक हमें आता है, हमने अगला पढ़ना है, मतलब कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है तो आपने सिर्फ उस टॉपिक का नाम लिखना है। अब टाइप करते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वो जो यूट्यूब सर्च बार पे है ना माइक का बटन, उस पर क्लिक करें और बोलें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंजेस, स्पेस जीएस एकेडमी लाजमी बोलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से ही वीडियो मिल जाए और आप यही वीडियो देख लें, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नीचे प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी सारी वीडियो सीक्वेंस से पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।